और ये क्या कहते हैं, ये अफेक्ट करती है वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी, और जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारी मूवमेंट ऑफ आई, माउथ, थ्रोट एंड लिम्स। नॉट इन पार्किंसंस, डिस्काइनेसिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया इफ प्रेजेंट। ये कोई समझा दे, ये एक्चुअली ये मुझसे पॉइंट मिस हो गया था। 206। हेलो, This may आवाज आ be रही है? the yes, yes, this may be the symptom which are not caused by Parkinson. Maybe question is about which are not symptom of Parkinson. मे बी मैं इसको फिर भी चेक कर लूंगी, ये मुझसे मिस हो गया था पॉइंट। सॉरी, ये मैंने करा नहीं था, लेकिन टू। जो समझ में आ रहा है उसमें ये है कि पार्किंसंस की कंडीशन में होती है, पार्किंसंस में जो है ना, लोकोमोशन बहुत वीक हो जाती है। और डिस्काइनेसिया और हाइपररिफ्लेक्सिया में इसको थोड़ा शायद रिपीटेटिव जो एक वॉलंटरी रिफ्लेक्स, हमारा इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स रिपीटेडली शो होता है, उसको शायद ये कह रहे हैं, जो पार्किंसंस में नहीं होता। नॉर्मली पार्किंसंस की कंडीशन में ये दो चीज़ें नहीं होती है। इस टर्म्स को आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को इसका मतलब समझ आ जाएगा। मैंने सर्च नहीं करा है, मगर मुझे जितना समझ में आ रहा है, पढ़ के ही समझ आ रहा है कि पार्किंसंस में मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है बॉडी की, और पेशेंट बहुत नहीं ज़्यादा। नहीं नहीं, इसमें ये होता है कि डिस्काइनेसिया का मतलब ये होता है कि डिफिकल्टी होती है मूवमेंट करने में, ठीक है, या स्टिफनेस आ जाती है, डिस्काइनेसिया का ये मतलब है। लेकिन पार्किंसन हाँ, में ये चीज नहीं आती, स्टिफनेस नहीं होती उसमें, आपका जो है ना इनवॉलंटरी मूवमेंट होती रहती है, इसका ये मतलब है। और हाइपर रिफ्लेक्सिया प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्काइनेसिया का तो पता है मुझे मतलब, लेकिन यहाँ पे हाइपर रिफ्लेक्सिया का नहीं में अगर पता। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऑप्शंस में अगर हाइपरफ्लेक्सिया है ना, हाइपर रिफ्लेक्सिया, तो ओके। हम डिस्काइनेसिया की बजाय वो चूज करेंगे, क्योंकि जब ओके। मैंने रिसर्च की थी ना, लीवोडोपा लेने से हमारे पास डिस्काइनेसिया डेवलप फर्दर होना शुरू हो जाता है। लाइक ये इनिशियल स्टेजेस में नहीं होता पार्किंसन की, बट अगर आप लॉन्ग टर्म पे यूज कर रहे हैं लीवोडोपा ड्रग, तो फिर हमारे पास डिस्काइनेसिया आ जाता है पार्किंसन के अंदर, बट हाइपर रिफ्लेक्सिया तब भी नहीं होता। तो ये एज मतलब जो मुझे समझ आई ये चीज़ है कि ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन यही है और ऑप्शन में डिस्काइनेसिया और हाइपर रिफ्लेक्सिया दोनों है, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया चूज करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ डिस्काइनेसिया या सिर्फ हाइपर रिफ्लेक्सिया है, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा। लाइक डिस्काइनेसिया कर सकते हैं चूज इन केस अगर हाइपर फ्लेक्सिया या कोई और सिम्टम ऐसा नहीं दिया हुआ, तो लाइक इट ना थोड़ी सी टिप, अगर किसी को समझ आ रही हो मेरी बात, तो फिर वो है ट्रिकी सिचुएशन है, लाइक हाँ, वो पढ़ लेते हैं। घुमा फिरा के 206 आप बात लोग पूछ मार्क रहे हैं। कर ले, नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग सब पढ़ के आ जाएंगे और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर देंगे। जी सही। When holding chemotherapeutic drugs, which is wrong? Pressing of tablets should only be done by pharmacist. मतलब कीमोथेरेप्यूटिक एक ड्रग को हम क्या कहते हैं, इसके अंदर ये पूछा गया है कि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग जो होती है उसकी हैंडलिंग का पूछा गया है। तो हम उसको कभी भी क्रश नहीं करेंगे, मतलब फार्मासिस्ट कभी भी क्रश करके नहीं देगा टैबलेट को, क्योंकि जो ड्रग होती है ये एक उन्होंने किसी ने एक्सप्लेन किया था। मैं बताऊं, एक्चुअली ना कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स में बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक एजेंट्स भी होते हैं, तो इसके लिए बोलते हैं कि राइट। फार्मासिस्ट को शुड नॉट क्रश इट बाय हैंड्स, तो यही रीजन है, विच सही। इज रॉन्ग। ड्रग अंडरगो एसिटाइलेशन, आइसोनाइजाइड, डैप्सोन, सल्फामाइड, हाइड्रोलाजाइन और प्रोकेनामाइड, ये ड्रग्स होते हैं जो कि एसिटाइलेशन प्रोसेस में जाते हैं। बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये स्टिमुलेट करती हैं गाबा को। गाबा क्या है? गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। बेंजोडाइजेपिन ग्रुप है सीएनएस डिप्रेशन का, जो कि इंड्यूस करती हैं फीलिंग्स ऑफ काम और ड्राउजीनेस और स्लीप। ये एक्ट करती हैं बाय फैसिलिटेटिंग द बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा at various GABA receptors throughout the CNS. Parental pamoate is used as एंटीहेलमिंथिक ट्रेडवॉर्म। पैरेंटल पैमोइड बिलोंग करता है क्लास ऑफ ड्रग्स जिसे हम एंटीहेलमिंथिक कहते हैं।
ये वर्क करती है बाय मेकिंग द वॉर्म्स अनएबल टू मूव, उन्हें पैरालाइज कर देता है तो उनकी बॉडी जो है वो मूव मतलब दैट तो हमारी जो बॉडी हो है वो नेचुरली उसे रिमूव कर देती है थ्रू स्टूल। और क्या कहते हैं, ये हम यूज करते हैं मेडिकेशन टू ट्रीट पिनवर्म इन्फेक्शन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्पीस वायरस, इसमें हम एसाइक्लोविर देंगे जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, इमिप्रामाइन। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस क्या है? बेसिकली ये इनवॉलेंट्री यूरिनेशन है जो कि रात के टाइम पे होती है, मतलब बेड वेटिंग होती है रात के टाइम पे। इसके अंदर हमारे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वैसे तो होगी डेस्मोप्रेसिन, लेकिन अगर डेस्मोप्रेसिन ऑप्शन में नहीं प्रेजेंट होगा तो हम इमिप्रामाइन को चूज करेंगे। बेसिकली इमिप्रामाइन इज अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और इसे हम यूज कर रहे होते हैं फॉर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एन्यूरेसिस का अननोन है, लेकिन इसे हम यूज कर रहे हैं। ये जब मैंने सर्च किया तो इसके अंदर ये मेंशन था, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है। ड्रग स्पेसिफिकली यूज फॉर अर्जेंसी। अर्जेंसी बेसिकली क्या है? आपको सडन यूरिनेशन की नीड हो तो उसके अंदर ऑक्सीब्यूटाइनिन मेडिसिन है जो कि हम यूज करते हैं टू ट्रीट सडन अर्जेंसी। और इसको थोड़ा सा नॉट यूज एक्सप्लेन इन करें, एज इन अर्जेंसी एज इन मतलब ये क्या कंडीशन है, मुझे समझ नहीं आई। सडन और अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, इसका मतलब ये हुआ। एज तो इन उसके कोई अंदर पेशेंट है जो पोस्ट सर्जरी लेटा हुआ है, या एज इन क्या मतलब ये कोई डिजीज है अर्जेंसी? जी, मतलब आपको आपको कंट्रोल नहीं हो और क्या कहते हैं, अच्छा, ओके ओके, एल्डरली पेशेंट्स में हो जाता है ये, स्फिंक्टर मसल्स उनके लूज हो जाते हैं तो। ओके ठीक है, तो उसमें ऑक्सीब्यूटाइन देंगे। ऑक्सीब्यूटानिन देते हैं हम टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ एन ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओके। नॉट यूज इन डिप्रेशन। हेलोपेरिडोल को हम नहीं देते, ये क्लास ऑफ कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक है। इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द एबनॉर्मल एक्साइटमेंट इन द ब्रेन। हेलो ये काम कैसे करती है? ब्लॉक कर देती है डोपामीन D2 रिसेप्टर को ब्रेन के अंदर और एक्सर्ट करती है अपना एंटीसाइकोटिक एक्शन को। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग्स, बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन एक वाइडली रिकॉग्नाइज साइड इफेक्ट है कीमोथेरेप्यूटिक या एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट्स का। जिसे किस वजह से? क्योंकि ये हाई माइटोटिक रेट, primarily due to its high mitotic rate of this tissue. So, wait, एक मिनट। सारे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं वो सप्रेस कर देते हैं बोन मैरो को, जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाती है नंबर्स ऑफ ब्लड सेल्स से। ब्लड सेल कैरी करता है ऑक्सीजन, WBC जो कि फाइट करते हैं इन्फेक्शन को, और प्लेटलेट को जो कि हेल्प करते हैं टू कंट्रोल ब्लीडिंग और ब्रूजिंग। If patient take low sodium intake, change to potassium chloride. यूज ऑफ सॉल्ट सब्स्टिट्यूट जो कि हम कंटेन कर रही है पोटेशियम क्लोराइड, ये एक पोटेंशियल स्ट्रेटेजी है ताकि हम रिड्यूस कर सकें सोडियम इंटेक को और पोटेशियम की इंटेक को बढ़ा देंगे, और इसी की वजह से हमारा जो क्या कहते हैं BP है उसे हम कम करेंगे और प्रिवेंट करते हैं एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इसको हाँ, लेजिनेला का ट्रीटमेंट है एमोक्सिसिलिन। MgO2 as laxative, physical osmotic laxative and work as chemical as वन मिनट, लेजियोनीला ये कौन सी डिसीज है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं? जी। wait, I think it's a type of pneumonia.
I'm not जी sure. लंग इन्फेक्शन शायद लेजियोनेला है कोई। निमोनिया, ये लंग इन्फेक्शन जी, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कॉज होता है, जिसे हम लेजियोनेला निमोनी कहते हैं। और हम्म, इन्फेक्शन ऑफ हाँ लंग्स है, ठीक है, ठीक है, हाँ और ठीक है, बस इसको इस एंटीबायोटिक। तरह से याद रखें ना, जी लंग इन्फेक्शन है ना, कोई इसकी ट्रीटमेंट बैक्टीरियल डिजीज एमोक्सिसिलिन है, नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ सिंपल, इसकी ब्रेथ हो ट्रीटमेंट है जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन और और उसके क्लेट्रोमाइसिन। ट्रीटमेंट में यूज होती है। इसका सिंगल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, मतलब इसके ट्रीटमेंट में सिंगल एंटीबायोटिक यूज होती है। अच्छा, एमोक्सिसिलिन नहीं है, राइट आंसर डॉक्सीसाइक्लिन और क्लेट्रोमाइसिन है, ये जो राइट में लिखा हुआ है स्क्रीन एजिथ्रोमाइसिन, में। ये मुझे कंफ्यूजन थी क्योंकि यहाँ पे एमोक्सिसिलिन लिखी हुई थी कि एमोक्सिसिलिन नहीं है, ये गलत है, फ्लोरो डॉक्सीसाइक्लिन और क्लेट्रोमाइसिन है, ये देते हैं हम लोग। तो ये इसलिए बराबर में लिखा हुआ है करेक्ट करके ना, तो आप लोग भी करेक्ट कर दें इसको, ठीक है। डॉक्सीसिलिन और मैक्रोलाइड्स आएंगे, क्या आएंगे मिस? मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स। नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन और क्लेट्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन के साथ ही लिखा हुआ है ग्रीन में, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। डॉक्सीसाइक्लिन एंड क्लेट्रोमाइसिन बहुत लाइट सा लिखा हुआ है ग्रीन में, ये जिसने भी करेक्शन करी एक्चुअली है मेरे बहुत पास लाइट प्रिंटेड करी है। फॉर्म है ना, तो ये उसमें विजिबल नहीं है ना। जी उसमें शो नहीं हो रहा। नहीं, जिसने भी करेक्शन करी अभी ना बहुत लाइट करी है इसमें। सो Let इसके me check. लास्ट पे क्लेरिथ्रोमाइसिन लिख लें और डॉक्सीसाइक्लिन लिख लें। जी ओके। जी अच्छा, आप नेक्स्ट करें, 218 है आपका भी। मिल जी MgO2 as laxative, physical osmotic laxative and work as antacid। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के तौर पे यूज करते हैं। ये पुअरली एब्जॉर्बेबल मैग्नीशियम आयन को कॉज करते मतलब वेट, ये एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता, मैं मैंने बता इसकी देती बस हूँ। लिखी थी। बेसिकली क्या जी है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो फिजिकली ऑस्मोटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और केमिकली जो है एंटासिड का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मगर ये अगर ये बॉडी में जाएगा तो ये लैक्सेटिव के तौर पे हमारी मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। और केमिकली अगर आप इसकी नेचर देखें तो ये हमारे बॉडी में जो है ना एसिड रिलीज करेगा और एंटासिड का भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इस तरह से। नेक्स्ट बोल, अगर किसी को ओके। क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई लाइन। ड्यूरोबिडाइन ड्रग क्लास NRTI। ड्यूरोबिडाइन एक मेडिकेशन है जिसे हम यूज करते हैं इन द मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ HIV-1। ये बेसिकली न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्लास ऑफ ड्रग है। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल पेन, न्यूरोलॉजिकल पेन में हम ये तीनों ड्रग्स देंगे, एमिट्रिप्टाइलिन, ड्यूलॉक्सिटाइन और गाबापेंटिन। ये तीनों हम देते हैं। एमिट्रिप्टाइलिन ये लोअर करती है पेन सिग्नल टू द ब्रेन, और जो क्या कहते हैं ड्यूलॉक्सिटाइन है, ये भी मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन में हम देते हैं, एसोसिएटेड विद डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और गाबापेंटिन को हम यूज करते हैं टू ट्रीट एपिलेप्सी, लेकिन ये हम क्या कहते हैं नर्व पेन में भी हम दे रहे होते हैं। तो ये तीनों ड्रग्स आते हैं टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल पेन। ओके, ओके 221 किसका है? 221 से 240 जैन, आप अपना स्टार्ट करें। जी मैं कर रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड। आवाज आ रही है सबको मेरी? जी जी आ रही है आवाज। एवरीबॉडी कैन हियर मी राइट? ओके। ऑलराइट, सो 221 है जी, ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ये जिससे नोट करना है कर ले। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया इज बेसिकली शार्प पेन उठता है फेस रीजन के अंदर, जिसमें गम्स, टीथ और फेशियल मसल्स आते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो चॉइस ऑफ ड्रग कार्बामेज़ापिन, और ये मैंने वेरीफाई किया है, ऐसा वाकई में कार्बामेज़ापिन है। तो नेक्स्ट है जी 222, एंटी साइकोटिक्स का जो है हीट स्ट्रोक में उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है। तो एंटी साइकोटिक्स के अंदर जो एंटीकोलिनर्जिक्स है ना, वो जो है हीट स्ट्रोक को करवा देती हैं। वो किस तरह से कि एंटीकोलिनर्जिक्स बेसिकली जो है स्वेटिंग को रोक देती हैं।
और ऑलरेडी अगर गर्म मौसम है और आप एंटीकोलिनर्जिक्स ले रहे हो तो आपकी बॉडी में से स्वेट रिलीज नहीं होगा, और मतलब आपका हीट लॉस जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा उस लेवल पे, तो आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये अब इसको आप खुद रीफ्रेज कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो हीट स्ट्रोक के अंदर जो है ना एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं दी जाती, जो कि मतलब हीट स्ट्रोक काज करवा सकती है। नेक्स्ट है 223, प्रोप्रानानोल नॉट यूज्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म। तो प्रोप्रानानोल का जो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो जो है ना T4 को, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, T3 में कन्वर्ट होने से रोक देती है। मतलब कि जो इट इज बेसिकली यूज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म, नॉट इन हाइपो, क्योंकि अगर हाइपो में देंगे तो ऑब्वियसली वो जो वो ऑलरेडी जो थायरामीन है वो भी जो है वो कम कर देगा उसके लेवल। तो ये हाइपर में दी जाती है, नॉट इन हाइपो। नेक्स्ट है जी एंटी हाइपरटेंसिव नॉट गिवन इन हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन। इसके अंदर मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन दोनों ही नहीं दिए जाते, क्योंकि इनका इफेक्ट आता है डोपामीन के ऊपर। डोपामीन के लेवल डिक्रीज होते हैं, जो कि एक मोटिवेशन हार्मोन होता है। और अगर किसी बंदे को डिप्रेशन की हिस्ट्री है तो इसको ये वाली ड्रग कंट्राइंडिकेट कर दी जाती है, क्योंकि उसका डिप्रेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं इस ड्रग को लेने की वजह से। इसलिए उनको कोई और क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव रिकमेंड की जाती है। नेक्स्ट है 225 एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये कल भी डिस्कस हुआ था। इसमें एपीपेन, एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन भी उसका नाम होता है, तो वो ये दिया जाता है। नेक्स्ट है 226, इमर्जेंस स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन, अच्छा ये अब मैंने इंटरनेट पे एनाफिलेक्टिक सर्च शॉक किया में था मुझे। जी पूछे, क्या कह रही हैं आप? आप एनाफिलेक्टिक शॉक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। एनाफाइलेक्टिक शॉक इज बेसिकली जब आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एंटीजन इंटर हो जाए, या नॉर्मल कोई एक नॉर्मल चीज भी हो सकती है, लेकिन आप उस चीज से एलर्जिक हो, जिसकी वजह से इतना सीवियर एंटी एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो लंग्स है, आपका सांस आना बंद हो जाता है, आपकी बॉडी में रेडनेस हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, आपकी रनी आइज स्टार्ट हो जाती है, जिसको एक शॉक बोला जाता है, जिसको ये भी बोला जाता है कि एलर्जिक शॉक हुआ है, एलर्जी की वजह से, या तो उस या फिर किसी सांप ने काट लिया, या इस तरह के सिनेरियो में भी एनाफाइलेक्टिक शॉक आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। उस कंडीशन के अंदर एपिनेफ्रीन का पेन डायरेक्टली हार्ट में भी दिया जा सकता और है, या इसकी इसीलिए ना गोली भी खिलाई जा एक्चुअली कई जगह पर ये मैंडेटरी होता है कि एपिनेफ्रिन का पेन ना लाजमी रखें एज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ दिस एनाफिलेक्टिक शॉक। सकती। जी हर हॉस्पिटल के अंदर ये होता है, इमरजेंसी ट्रीज के अंदर। अच्छा नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूँ? जी करें। इमर्जेंस स्टेबिलिटी के बारे में मैंने इंटरनेट पे जो सर्च किया ना, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी प्लस इसके, लेकिन वो कह रहे हैं कि इमर्जेंस स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स। तो वहां पे टेम्परेचर भी आ रहा था, डेंसिटी भी आ रही थी, और जो है वो सॉल्वेंट का अपना भी आ रहा था कि वो उनके पार्टिकल साइज क्या है। तो उस इसके अंदर एक चीज को स्पेसिफाई कर देना कि इमर्जेंस स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन डेंसिटी, तो ये मुझे कुछ सेंस नहीं बन रही थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बारे में मैं क्लियर नहीं, मैंने जो रिसर्च की अभी तक, क्योंकि उसके अंदर तीन इसमें चार ना फैक्टर्स वो आ रहे थे। मैं बताता हूँ, इसमें ना सिर्फ उन्होंने मेंशन किया हुआ है डेंसिटी को। ऑब्वियसली उन्होंने एक फैक्टर मेंशन किया, इट डजंट मीन कि वो दूसरे फैक्टर्स पे रिलाई नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन है, विस्कोसिटी, आयन, पीएच, वो काफी फैक्टर्स है जो करते हैं, ये मैंने भी देखा था, मुझे भी ये प्रॉब्लम कर रहा था। बट उन्होंने जो पूछा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी का पूछा, ठीक है। सो हमने डेंसिटी पे करना है, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो एज फॉर एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, डेंसिटी इज राइट। अच्छा अब इसके अंदर पे मेरे ख्याल से बाकी तीन ऑप्शंस वो इस तरह की होंगी जो इसके फैक्टर्स में नहीं आती। एग्जैक्टली कि वो तो इसलिए नई ऑप्शन डेंसिटी होगी, होगा, क्योंकि ओके। इसके जो है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, इसमें पीएच भी आती है,